हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस रिव्यू में, जिसमें मैं मेरे खुद के जर्नी को रिव्यू करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी ये डाउट रहेगा कि इंडिया से और इंडिया को बहुत सारी फ़्लाइट्स जो है वो नहीं चल रही है, और अगर चल भी रही है तो काफ़ी ट्रांजिट फ़्लाइट्स चल रही है, जैसे वाया दुबई है, वाया कतार है। तो सबको डाउट्स रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या दिक्कतें आ सकती है। और ख़ास करके अगर कोई फैमिली के साथ में अगर ट्रैवल करना चाह रहा है, तो मैं ऑलरेडी अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर चुका हूँ, और मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अंत तक जुड़े रहिए, एक एक स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। और कुछ भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो मेरे इस चैनल के कमेंट्स में आप लिखिए, मैं आपको हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करूंगा। एंड बी श्योर कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहा था ड्यूरिंग ये जो पूरा ट्रैवल है, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों का ऐसा हाल हो, माने आप उस तरह से टेंशन में उस पूरी ट्रैवल को करें। तो हर लोकेशन का, हर ट्रांजिट का मैं आपको एक एक डिटेल इस वीडियो में ध्यान से बताऊंगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा जो फ़्लाइट था वंदे भारत का, फ्रॉम कुआलालंपुर टू दिल्ली, एंड दिल्ली से मुझे सूरत आना था। तो ये जो फ़्लाइट था वो मैं 27 तारीख को बुक करने वाला था, 27 अप्रैल को। और जिस दिन मैं बुक करने वाला था उसी दिन मुझे न्यूज़ मिली कि ये सारी फ़्लाइट्स जो है वो भी कैंसिल हो चुकी है, एंड नाउ देयर आर नो वंदे भारत फ़्लाइट्स रनिंग। इवन नाउ ऑल्सो नो वंदे भारत फ़्लाइट्स आर रनिंग। और मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करना था। तो सबसे पहले तो आई वॉज वेटिंग कि ये कब खुले और कब मैं जाऊँ, बट जब 10-12 दिन हो गए, मैंने it was 12th of May, then on that day I have like started searching that what are the other options, because Vande Bharat is not an option right now. And like I tried putting comments, and I tried like putting tweets on the High Commission page and the Government of India like aviation pages, but like nothing was happening. मुझे जानने को मिला कि मलेशिया से, कुआलालंपुर से दुबई, या दुबई से मुंबई के फ़्लाइट्स ऑपरेशनल है। अब जब ये जानने को मिला तो आई डिड द व्हाट इफ एनालिसिस फॉर दैट होल ट्रिप, दैट क्या होगा अगर मेरा रिपोर्ट कल मलेशिया में नेगेटिव आता है, और अगर दुबई में मेरा बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, या किसी मेरे फैमिली मेम्बर का बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, तो उस केस में हमें वहाँ पे फंसने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो एक ये था। दूसरा ये था कि अगर क्या होगा कि वहीं से फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, तो एक ये मैं व्हाट इफ लेके चल रहा था। थर्ड वाज कि अगर मैं जैसे मुझे सूरत जाना था, तो अगर मैं मुंबई से जाऊं, या फिर मैं अहमदाबाद से जाऊं, या फिर मैं दिल्ली से जाऊं, तो उस केस में भी जो डाउट्स थे मेरे मन में कि अगर मैं मुंबई से गया या मैं दिल्ली से गया, तो सब जगह पे आपको RT-PCR तो करवाना ही करवाना है, एज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप, मिडल ईस्ट और ब्राज़ील एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अगर इन कंट्रीज से आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई भी हो, बट आपको RT-PCR कंपलसरी है, एंड यू वोंट बी एबल टू ट्रैवल बाय रोड एटलीस्ट फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। तो ये आप पूरा ध्यान में रखिए, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे फंसने के पूरे चांसेस है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे RT-PCR करवा के नेगेटिव रिपोर्ट लेके एयरपोर्ट के बाहर निकल सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, आपको 7 डेज़ का कंपलसरी क्वारंटीन है।
तो ये चीज़ भी मुझे पता चली मेरे ट्रैवल के बिल्कुल 2 दिन पहले, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो उन पेजेस पे मुझे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही थी। फिर मैंने 18 तारीख को, मैंने 2 दिन पहले, मेरी जो फ्लाइट थी उससे 2 दिन पहले मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे कॉल किया, एंड द लेडी वॉज वेरी काइंड, शी हैज़ लाइक इन्फॉर्म्ड मी एवरीथिंग, एंड शी क्लियरली टोल्ड मी दैट इफ़ यू हैव किड्स ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू ट्रैवल अनलेस एंड अनलेस योर किड्स आर बिलो 5 years ऑफ एज, विच माई किड्स आर नॉट। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे नहीं हैं तो आप मुंबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, even if you are having RT-PCR negative or you get tested at Mumbai airport and your report is still negative, you won't be able to travel. So अभी फिर ट्रैवल कैसे करना है, तो ये एक डाउट रहा मेरे मन में। तो फिर मैंने उन्हीं को पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मुंबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ सकते हैं और उसमें आपको रोका नहीं जाएगा। तो उस केस में भी ये है कि आपको अगर मुंबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी है तो आपकी फ़्लाइट 6 से 8 घंटे के बाद की होनी चाहिए। माने जब आपकी जो भी फ़्लाइट लैंड होती है उससे 6 से 8 घंटे के बाद की ये फ़्लाइट होनी चाहिए, बिकॉज दे वांट टू एंश्योर दैट बिफोर बोर्डिंग योर रिपोर्ट्स आर ऑल ओके एंड नेगेटिव। अब वहाँ पे भी मुझे ये मन में कन्फ्यूज़न रह रहा था कि अगर वहाँ नेगेटिव आया तो सही, अगर वहाँ पॉजिटिव आया तो मुंबई में फंस जाएंगे अपन। तो अभी आपको ये देखना है कि आपको फैमिली सपोर्ट या फिर आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट कौन से स्टेट में अच्छे से मिल सकता है। जैसे मैं दिल्ली के आसपास में मेरे कोई ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो दैट्स वाई आई हैवंट चोज दिल्ली। अगर मैं दिल्ली में फंसता हूँ तो कौन मुझे मदद करेगा, वो भी फैमिली के साथ, और इस कोरोना के पीरियड में कोई फैमिली मेम्बर्स भी इतना जल्दी मदद नहीं करता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको मन में रखने हैं। दूसरा ये था कि दिल्ली उतरो या मुंबई, आपको RT-PCR तो करवाना ही है, और अगर आपके 7-8 घंटे के बाद में फ़्लाइट है तो रिपोर्ट पक्का आने ही वाले हैं। सो यू हैव टू कंसिडर दैट रिस्क कि आपका रिपोर्ट क्या आने वाला है करके। फॉर दैट यू मस्ट टेक केयर कि आप फ्लाइट में रहते हैं तो जो भी खाना पीना आता है उसको आइदर हो सकता है तो पहले खा लीजिए फटाफट, या फिर सबको खा लेने दें उसके बाद खाइए, ताकि बहुत कम लोगों के मास्क खुले हो। हम लोग वेजिटेरियंस थे तो हमारा मील बहुत जल्दी आ गया था, तो हमने कहने का मतलब फटाफट अपना मील लेके हम अपने जो डबल मास्क थे वो मैंने बच्चों ने सबने वापस ले लिए थे। तो एक आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा माने प्लेन के अंदर का जो लेबोरेटरी है, जो बाथरूम है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वो वॉशरूम को, क्योंकि अगर आपको यूज़ भी करना है तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो अगर आपको यूज़ भी करना है तो मैंने इस तरह का एक छोटा सा स्प्रे का बोतल लिया था। इसको आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी ये जो बोतल है वो आप 100 ml से कम साइज़ का लेके जाइए। मेरा 130 ml का है, बट मैंने इसके अंदर में 60-70 ml ही भरा था। तो इससे क्या होता है कि आप जब अंदर जाएंगे तो आप स्प्रे कर लीजिए अच्छे से, जहाँ जहाँ आप टच करने वाले हैं, जहाँ आप बैठने वाले हैं, तो उसको अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। तो ये मेरा 70% अल्कोहल का सैनिटाइज़र है, एंड इट इज़ नॉट जेल टाइप, इट इज़ वाटर टाइप। सो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं जहाँ जहाँ बैठा, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ जहाँ जहाँ बैठी, तो हमने वो सारी जगह को पहले स्प्रे करके फिर हम वहाँ बैठे। जो अपना हैंड रेस्ट रहता है, या फिर जहाँ आप अपना हेड रेस्ट करने वाले हैं, या फिर जहाँ आप बटन्स प्रेस करने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने इससे सैनिटाइज़ किया था। अभी उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि इस तरह से ये सैनिटाइज़र यूज़ करने पे, एंड डबल मास्क, हाँ मैंने N95 यूज़ नहीं किया था इनिशियली। N95 की मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था करके आगे, कि N95 यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस टॉपिक पे अपन आएंगे जब हम मेरी ट्रैवल को थोड़ा इटिनरी को हम आगे बढ़ाएंगे तब। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सैनिटाइज़र का अच्छा बोतल लेके चलिए, और तो आप ज़्यादा सेफ लाइक महसूस करेंगे। हाँ, तो हम वहाँ थे कि सैनिटाइज़र से पहले हम वहाँ थे कि तो मैंने मुंबई सेलेक्ट किया, और फिर जब मुझे पता चला कि मैं वायरो ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा तो मुझे जाना तो सूरत था, तो फिर मैंने मुंबई से अहमदाबाद की फ़्लाइट बुक की, जिसमें इन्होंने मुझे चढ़ने दिया। और आप पक्का मान के चलिए कि यहाँ पे इंडिया में इतना अच्छी तरह से टेस्टिंग हो रहा है कि आपको 6 से 8 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल ही जानी है। और आपको, अगर आपने इन सारी प्रिकॉशंस जो मैंने पहले बताई उसका ध्यान दिया है, तो आपका रिपोर्ट पक्का नेगेटिव ही आना है, और होपफुली वो ही आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
आगे बढ़ेंगे तो जब आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा और आप फ्लाइट में, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब मैं अहमदाबाद की फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था मुंबई से टेस्ट करवाने के बाद में, तब एक बंदे का अनाउंसमेंट हुआ था और उसको साइड किया गया था। तो पक्का ये हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई रहेगी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट जो है वो मेरी फ़्लाइट के 1 घंटे से पहले आ गए थे 7th आवर में। 9 बजे मैंने रिपोर्ट दिया था और 9 और आई थिंक 4 या 5 बजे के आसपास मेरा रिपोर्ट आ गया था। 4 बजे, 5 भी नहीं, 4 बजे से पहले ही मेरा रिपोर्ट आ गया था। 5 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो ये एक पॉसिबिलिटी को आप मन में लेके चलिए कि आपको वहाँ क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास में जो फंड्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कार्ड अवेलेबल है कि नहीं, या उस अकाउंट में पैसे है कि नहीं, वो कार्ड आप स्वाइप कर पाएंगे या नहीं। हो सकता है तो कैश कैरी कर लें, क्योंकि और कैश के लिए भी मुंबई एयरपोर्ट पे आप अपनी जो आपके पास जो भी करेंसी है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके 2-3 वो जो काउंटर्स है वो खुले हैं होपफुली। इवन अगर आपके पास में इंडिया का या एनआरआई कार्ड है जिससे आप पैसे निकलवा सकते हैं, तो एटीएम मशीन भी ऑपरेशनल है, बट ध्यान रखिएगा कि उसमें सिर्फ 2000 की नोट्स निकल रही है। उसमें लोग ने बाकी छोटी, और आई थिंक मैंने जितना निकाला था तो सारी नई नोट्स निकली थी। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक हैप्पी कि अपने पास में कोई लाइक कहीं पर टच हुई नोट्स नहीं आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं, आगे भी आएंगे बहुत सारे पॉइंट्स। मेरे मन में जो जो चीज़ें आ रही हैं मैंने वो आपको मैं धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि करना आपको कैसे है, कि आपकी जो जर्नी है। अभी मैं मेरी जर्नी की आपको बात बताता हूँ पूरी, कि मैंने हाउ आई मेड माई जर्नी एंड हाउ लाइक व्हाट हैपेंड एंड व्हाट आई डिड। सो आपको, आपके पास टिकट तो आ ही गया होगा। अब आपको फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो उससे पहले आपको RT-PCR करवाना है। RT-PCR को आपको अपलोड करना है सिस्टम्स के अंदर में, अपने जो एयर सुविधा का पोर्टल है। तो अगर आपके पास में एग्जम्पशन सिर्फ एक ही चीज़ का है कि अगर आपके लाइक नियर एकदम नज़दीक के फैमिली मेम्बर, माने आपके पेरेंट्स हैं या फिर, तो आई डोंट वांट टू लाइक से दिस वर्ड्स, सो ओनली इन डेथ के सिनारियो में ही आपको एग्जाम्पशन मिल रहे हैं, बाकी और सिनारियो में नहीं मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। तो बाकी जो वीडियोस हैं ये बहुत लेटेस्ट वीडियो है, माने ये 21 मई का मैं बात बता रहा हूँ आपको, और अभी आज 24 मई हुई है। तो बाकी और कोई एग्जाम्पशन है नहीं, तो उसके चक्कर में पड़िएगा मत। और सिर्फ डेथ के केस में एग्जाम्पशन है, वो भी बहुत नियर एंड डियर वंस की है। तो वो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो नहीं आपके साथ में। तो एग्जाम्पशन का फॉर्म आप भर नहीं पाएंगे अगर आपके पास में ये सारे ऑप्शंस नहीं है। तो अगर एग्जाम्पशन नहीं भर रहे हैं तो आप RT-PCR नेगेटिव लेके जाइए। RT-PCR नेगेटिव में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी एयरलाइंस पकड़ रहे हैं, अगर आप एमिरेट्स पकड़ रहे हैं जो मैंने पकड़ी थी, तो एमिरेट्स ने क्या है कि एमिरेट्स ने हर कंट्री में उन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है कि इस हर कंट्री का, आपका जो भी कंट्री उसका रिक्वायरमेंट देख लीजिए। मलेशिया का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनका जो लिस्ट था वो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइक लैब से आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो मेरा थोड़ा ऐसा हो गया था कि मैंने टेस्ट करवा लिया, फिर मैंने पढ़ा, मुझे मुझे रिपोर्ट मैंने कहाँ से निकलवाना है वो मैंने बाद में पढ़ा। तो वो मेरी थोड़ी लाइक मुझे टेंशन हो गया था कि अगर मैं वहाँ पहुँचा और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि बोले आपकी ये लैब नहीं चलेगी। सो बाई लक बोल सकें या फिर लाइक भगवान की दया बोल सकें कि हुआ ऐसा कि मैंने जिस लेबोरेटरी से मेरा टेस्टिंग हुआ, तो उस लेबोरेटरी ने पहला तो सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसने मुझे बार कोड दिया था रिपोर्ट के ऊपर में। सो एनीबडी कैन लाइक स्कैन एंड एनीबडी कैन चेक द like how legal and how legit that report is. So एक मुझे वहाँ पे शांति हो गई। और दूसरा मैंने क्या किया कि वो जो लेबोरेटरी थी उसका गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं, मैंने गवर्नमेंट के लिस्ट में है कि नहीं, वो मैंने बाद में सर्च किया, जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। तो बाद में जब मैंने देखा तो मुझे मिला कि वो लेबोरेटरी सबसे लास्ट लेबोरेटरी थी जो इस पोर्टल में रजिस्टर हुई थी। सो आई वॉज लाइक वेरी वेरी लकी, एंड आई होप कि आप सब भी मेरे जैसे लकी हो। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो जब हमने टेस्टिंग करवा ली है, तो टेस्टिंग से पहले आप एक ध्यान रखिएगा कि जब आप टेस्टिंग के लिए जाएं, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है और आपको सिम्टम्स नहीं है, तो लोगों को ये डर रहता है कि भाई मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो मेरे टिकट का क्या होगा, ये वो सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो उस केस में जो मैंने पूछा था, तो अगर मेडिकल रीजंस रहते हैं तो आपकी टिकट एक्सटेंड हो जाती है बिना किसी कॉस्ट के। आई होप कि आपको ये फैसिलिटी मिले, बट मैं ये होप करता हूँ कि आपका रिपोर्ट ही नेगेटिव आए और आप अच्छे से ट्रैवल कर पाएँ। तो रिपोर्ट नेगेटिव लाने के लिए क्या करना है, तो ये हम जानते हैं कि मैंने जो किया था कि मैंने जाने से बिल्कुल 1 घंटा पहले 2 बारी मैंने स्टीम लेके पूरे फैमिली का हमने स्टीम लेके नाक गला ये सब थोड़ा लाइक
क्लीन कर लिया था। एंड एक और चीज़ जो मैंने की थी कि बीटाडाइन के मैंने गैरगल्स किए थे। तो बीटाडाइन के गैरगल से ये फ़ायदा होता है कि गले में कुछ भी ट्रेसिस है वायरस के तो वैसे भी वो लाइक इट कैन हेल्प, लाइक आई एम नॉट श्योर 100%, बट लाइक इट वाज माय सुपरस्टिशन और वॉट एवर यू कैन से, बट वो मैं चीज़ यूज़ कर रहा था। तो आप अच्छे से नाक और गला साफ करके जाइए, गर्म पानी पी के जाइए। तो ये सब चीज़ करके जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको मन में भी पॉजिटिविटी रहेगा कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। जाके आप बैठते हैं वो नाक में घुस आएगा, तो जितना आप रजिस्ट करेंगे उतना आपको ज़्यादा दर्द होगा। तो हो सके तो आप रजिस्ट कम करिए। मेरे 7 साल के बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने दिया। हाँ, उनको खांसी आई थी, बट लाइक दे वर नॉट रेजिस्टेंट, दे वर रेडी। एंड बच्चे हैं तो उनको पहले से प्रिपेयर करके मत ले जाइए कि कोई नाक में ये करने वाला है वो करने वाला है। सीधा आप जाओ, आप अपना करवा लो, आप ज़्यादा रजिस्ट मत करो। बच्चे आपको देखेंगे तो वो भी आपको ही फॉलो करेंगे, तो इस केस में आपको दिक्कतें कम होगी। और मेरे तो दोनों बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उन्होंने तो बेटे ने तो ऐसा बोला कि अब नेक्स्ट नंबर मेरा है। सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है यार। इनको मैंने लेटर दे लिटिल बिट क्राइड ऑल्सो बिकॉज लाइक you will know if you will get the test done. So टेस्टिंग मेरा इस तरह से नेगेटिव आया। टेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा लाइक T20 मैच जैसा हो गया था कि मेरा 20 तारीख का दोपहर को 3 बजे मुझे निकलना था और मेरा रिपोर्ट जो है वो आया 20 तारीख की रात को 4 बजे जनरेट हुआ। मेरे डॉक्टर के पास सुबह 7:30 बजे पहुंचा और डॉक्टर ने मुझे जब लिंक भेजा 8 बजे तो लाइक आई कैन नॉट स्लीप होल नाइट बट स्टिल आई स्लेप्ट। सो सुबह जब मैंने चेक किया तो मेरी वाइफ के नाम में एन की जगह W आया। तो रिपोर्ट में जब रिपोर्ट आपका आ जाता है तो ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए कि भाई आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका उम्र, आपका डेट ऑफ बर्थ, RT-PCR जो उसका मेथड है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है कि नहीं है, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नाम वाम में कुछ गलती कर दी और ना करे नारायण कहीं पे आप फंस गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े। मेरे वाइफ का नाम गलत आया था। लैब वाले अच्छे थे बट लाइक लिटिल बिट स्लो थे, उन्होंने 2.5 घंटे लिए नाम चेंज करने में सिर्फ। और इसीलिए जब मुझे पोर्टल में रिपोर्ट डालना था तो पोर्टल में डालने और मेरे फ्लाइट के बीच में सिर्फ 5 या 6 घंटे का अंतर रह गया था जब मुझे जो एयर सुविधा पोर्टल में डालना था। तो आगे एयर सुविधा पोर्टल की बात करेंगे कि जैसे ही आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ जाता है तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आपको उसको अपलोड करना है एयर सुविधा पोर्टल पे। अब एयर सुविधा पोर्टल पे 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक तो आपको आपका पासपोर्ट का स्कैन चाहिए। अब उसको स्कैन को मैंने क्या किया था कि एक सैजदा करके, मैं नीचे लिंक में भी डाल दूंगा, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकते, वेबसाइट है, उसमें आप 3 जो है स्कैन फ्री में कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका जो पासपोर्ट का कॉपी है उसको आपके पास होगा ही होगा, माने पूरे पासपोर्ट, बिकॉज यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड बिफोर ऑल्सो। सो पहला और दूसरे नंबर का जो लाइक पहला और आखिरी पेज जो है उसको स्कैन करके लेस देन 1 MB में आपको उसको अपलोड करना है। तो वो पासपोर्ट का नाम, पासपोर्ट का जो ये लिंक अपना जो फाइल है वो और रिपोर्ट दोनों आप रेडी रखिए। अब ध्यान रखिएगा 2 अलग अलग फोल्डर बना के रखिए ताकि मिक्सिंग ना हो जाए कि जहाँ रिपोर्ट अपलोड करना है वहाँ पासपोर्ट कर दो, जहाँ पासपोर्ट करना है वहाँ रिपोर्ट कर दो। वैसे ऐसा कर भी दोगे तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ तो अपलोड किया है ना। तो मैंने क्या किया था कि मैंने लाइक नाम जो है, जो पासपोर्ट में मैंने फुल नेम से सेव की थी फाइल और रिपोर्ट वाले में मैंने छोटा नाम से फाइल सेव की थी ताकि मुझे याद रहे कि भाई मेरी फाइल का नाम क्या है, क्योंकि आपको बारी बारी उस फोल्डर में जाना है तो कन्फ्यूजन ना हो। और मुझे 4 भरने थे, 8 फाइल है, तो कन्फ्यूज होने के पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ें तो जब मैंने एयर सुविधा में अपलोड करना चालू किया तो उसमें मुझे 1-2 डाउट्स थे जो मैंने बाद में वापस मुंबई एयरपोर्ट पे पूछ के कंफर्म किए थे। वैसे उन्होंने लीगली मुझे नहीं बताया था कि ऐसा कर सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि यू कैन ट्राई दिस। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या डालें। अब अगर आप ट्रांजिट फ्लाइट ले रहे हैं, माने दुबई से अगर आप आ रहे हैं, माने वाया कुआलालंपुर से दुबई होकर मुंबई आ रहे हैं, तो आपके मन में ऐसा होगा कि भाई ओरिजिन तो मेरा दुबई हो गया। तो उस केस में ऐसा कुछ भी मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखे उसमें लोगों ने बोला है कि आपको अगर ट्रांजिट कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपको वही लोकेशन डालना है जहाँ से आप आ रहे हैं। चिंता मत करिए, जब आप एयर सुविधा भरेंगे तो उसमें आपको PNR नंबर भी डालना है, तो वहाँ से गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन में आप अपना कंट्री का ही नाम लिखिए। जैसे मैं कुआलालंपुर से दुबई होकर मुंबई आ रहा था तो मैंने कुआलालंपुर को ओरिजिन कंट्री डाला था। फाइनल डेस्टिनेशन के केस में ऐसा है कि आप जो एयरपोर्ट फाइनली 2 चीज़ें हैं जो उसमें भरते हैं हम, कि पहला आप तो पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है, जैसे मुंबई है तो मुंबई करो, दिल्ली है तो जो भी XYZ जो भी एयरपोर्ट्स है
तो उस एयरपोर्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर आप अपडेटेड रहिए। अगले 2 दिन माने फ्लाइट से 2 दिन पहले भी उसको चेक करते रहिए, क्योंकि एटलीस्ट 48 कोई भी एडवाइजरी आएगी वो 48 घंटे के बाद में एप्लीकेबल होगी, उस तरह से आएगी, बिकॉज पीपल मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप आने से पहले, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले चेक किया था और मुझे रूल में चेंज मिला था कि मेरे बच्चे 7 साल के हैं, जो मुंबई में अलाउड नहीं है। 5 साल के नीचे वाले बच्चों को ही होम क्वारंटीन मिलेगा और घर जा पाएंगे वो अपने स्टेट में। तो ये लफड़ा हुआ था और मुझे अननेसेसरी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था और मुझे वहाँ से मुंबई से अहमदाबाद जाना पड़ा और अहमदाबाद से मुझे वापस मैंने सूरत आना पड़ा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी कैसा है कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो आपको लिखना है कि भाई मैं फाइनल इस माने डेस्टिनेशन पे जाने वाला हूँ। आप वही डेस्टिनेशन डालिए जहाँ आप सही में जाने वाले हैं। तो उस केस में क्या है कि अगर कुछ भी क्वेरीज कुछ भी आता है तो वो सीधा आपको डेस्टिनेशन पे ट्रेस कर पाए। जैसे सूरत में मैं आया तो मैंने सूरत का डेस्टिनेशन डाला था, चाहे मैं अहमदाबाद से आया ना, अहमदाबाद मुझे किसी ने पूछा गया। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या डाउट्स रह सकते हैं और फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म जैसे ही भर जाता है तो हैदराबाद और तिरची के लिए जो मुझे याद है कि 2-2 कॉपी रखनी है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, जबकि मुंबई के लिए आपको एक ही हार्ड कॉपी रखनी है, दिल्ली के लिए एक ही हार्ड कॉपी रखनी है। मेरी एडवाइस ये है कि फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एटलीस्ट 2-3 कॉपी रखिए, एक वाइफ के पास, एक अपने पास और एक बच्चों के बैग में डाल दीजिए। तो आप क्या करिए कि पासपोर्ट की, आई थिंक पासपोर्ट की जेरॉक्स कहीं यूज़ नहीं आई तो उसको मत उठाइए, बट फिर भी चाहिए तो एक कॉपी पासपोर्ट की सबकी आप रख सकते हैं। मैंने 3 कॉपी पासपोर्ट्स की, 3 कॉपी मैंने टिकट्स की, क्योंकि टिकट्स अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है कनेक्टिंग फ्लाइट का तो टिकट्स की कॉपी रखिए। तो 3 पासपोर्ट की, 3 टिकट की, 3 एयर सुविधा के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की और 3 कॉपी मैंने मेरे नेगेटिव RT-PCR नेगेटिव की रखी थी अपने पास, ताकि कोई कहीं पे कुछ भी मांगे तो आप सीधा उसको दे पाओ। तो ये तो हो गई कागज़ की बात है। अब उसके लिए भी मैंने क्या किया था कि अभी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको चलना, तो मैंने ये किया था कि मैंने एक ऐसा छोटा सा हैंड बैग परचेज किया था कोलालमपुर से। इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, इट्स वेरी हैंडी। हाँ, तो ऐसा जो बैग है ये, जिसके अंदर में मैंने सारे मेरे जितने भी ये क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा N95 मास्क है, लाइक पैसे हैं, पर्स है, मेरे पासपोर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसी बैग में रख लिए थे, ताकि बच्चों के साथ में आपको क्या है इसका हैंडलिंग बहुत इजी हो जाता है। इवन आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये क्या है कि एकदम हैंडी हो जाता है, आपका बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं होगा, आप फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा एक छोटा सा बैग आप रखिए, आपको कोई मना नहीं करेगा कोई भी एयरपोर्ट पे, जो मैंने लाइक फेस किया। Even despite of I am having like one laptop bag, one hand carry bag, and like this bag. So 3 bags I carried like in Emirates and in like domestic flights. So ये तो हो गई डॉक्यूमेंट आपको कैसे कैरी करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा या नहीं। तो आप उतना कैश अपने हाथ में रखिए कि जिस भी कंट्री में आप अगर फंसने वाले हैं तो उस कंट्री में एटलीस्ट आप टेस्टिंग अच्छे से करवा पाए और एटलीस्ट 5-7 दिन तक आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, उतना पैसा आप कैश कैरी करिए। तो मैंने भी काफ़ी अच्छा खासा मैंने पैसा कैश कैरी किया था। मैंने देखा था कि भाई और उसको उतनी लिमिट में करिए कि आपको डिक्लेयर ना करना पड़े। तो मैंने लाइक खास करके दुबई में अगर आप माने जहाँ भी ट्रांजिट है जिस भी कंट्री में, जैसे कतार है, दुबई है, जहाँ से भी फ्लाइट आपकी अभी आ रही है, तो वहाँ पे आपको ये देख के रखना है कि भाई आपका कितना खर्चा हो सकता है, टेस्टिंग के रिपोर्ट का कितना रुपये। जैसे दुबई में 150 दिरहम था एक रिपोर्ट का, अगर 4 रिपोर्ट है तो 6,600 दिरहम हो गया। तो उस तरह से आप पैसे अपने हाथ में रखिए ताकि एटलीस्ट अगर कुछ भी होता है तो आप यू कैन लाइक डायरेक्टली, इफ योर कार्ड इज़ नॉट वर्किंग, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स में भी, कैश रहेगा तो आप जंग जीत जाएंगे। तो एक ये चीज़ मैंने की थी। सो बहुत सारे वॉट इफ किए थे, लाइक बीइंग अ केमिकल इंजीनियर एंड बीइंग लाइक यू कैन से गुड लाइक इंजीनियर, लाइक वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर प्लांट्स, वही सारी चीज़ें मैंने मेरे पर्सनल ट्रैवलिंग में भी इम्प्लीमेंट की। मैंने सारे वॉट इफ किए और उसके अंदर से ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की। तो कोलालमपुर में जब मैं चेक इन के लिए गया, सो आई वॉज लिटिल लेट एक्चुअली, क्योंकि पैकिंग में बहुत समय लग गया, क्योंकि मैं अपना जो भी सामान है वो सब मैं काफ़ी लाइक पैकिंग में मुझे बहुत टाइम लगा था। सो आई वॉज लाइक हाफ एन आवर लेट, लाइक रीचिंग देयर। स्टिल आई रीच देयर 3 आवर्स बिफोर, बट 3 घंटा पहले पहुंचना बहुत कम समय है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे अकेले कर रहे हैं फिर भी बहुत कम है, क्योंकि हो ऐसा रहा था कि मैं वहाँ पहुँचा तो आई वॉज आई थिंक सेकंड और थर्ड, मे बी फोर्थ,
फोर्थ इन द लाइक रो फॉर द चेक इन. सो एक बंदे का कम से कम 20 से 25 मिनट इनको लग रहा है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने वेब चेक इन, हाँ याद रखिए वेब चेकिंग हम करके जाइए, उसके बाद भी वहाँ पे उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है. अगर आपके पास में लंबी फ्लाइट का लिस्ट है आगे, माने कनेक्टिंग फ्लाइट्स और ये सब, तो आप समझ के चलिए एक बंदे का कम से कम 25 मिनट होना है, 20 से 25 मिनट कम से कम. मैं 1.5 घंटे से 1.25 घंटा वहाँ खड़ा रहा चारों लोगों का चेक इन करवाने के लिए, डिस्पाइट ऑफ आई एम हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी क्लियरली विथ मी. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए. दूसरा मेरे साथ ये हुआ था कि N95 मास्क मैंने पहली बार पहना उस दिन, तो मेरा N95 काफ़ी टाइट था, और N95 में हुआ ऐसा था कि लाइक आई वाज वेरी स्ट्रेस, तो मुझे पसीना भी बहुत आ रहा था. एंड जितने भी एयरपोर्ट्स मैंने आज इस बार ट्रैवल किए, सारे एयरपोर्ट्स बहुत लो यूटिलिटीज़ पे चल रहे हैं, लो लाइक पैसेंजर्स पे चल रहे हैं, तो वो लोग कॉस्ट सेविंग में एयर कंडीशनिंग और ये सब ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं. दुबई में भी यही हाल था, कोलालमपुर में भी यही हाल था, और दोनों गर्म कंट्री है. इवन हमारा इंडिया में भी अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, तो सब जगह पे पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे. एक तो था कि टेंशन, तो टेंशन से तो आधा 50% वो था, 50% बाहर का था. तो आपका N95 मास्क जो है, आपको ध्यान ये रखना है कि उसके मास्क में जो एयर इनटेक है वो ऊपर में यहाँ पे जो उसमें स्पॉन्ज रहता है वहाँ से ज़्यादातर होता है. तो पसीना हो कि वो पूरा पोर्ट वो जो था वो पूरा गीला हो के मेरा क्लोज हो रहा था. सो आई वॉज लाइक, आई विल शेयर द फोटो ऑल्सो. सो आई वॉज लाइक सफोकेटिंग यू कैन से. एंड मेरा जो स्मार्ट बैंड है उसने मुझे बताना चालू कर दिया था कि और हार्ट बीट्स आर नाउ स्टार्टेड टचिंग 160 to 180, विच इज़ वेरी हाई एक्चुअली. सो उस मोमेंट में मुझे लगा कि भाई नाउ आई हैव टू डिच द N95 मास्क बिकॉज लाइक आई ऑलरेडी स्पॉइल्ड इट. सो आई ट्राइड पुटिंग अ क्लॉथ ऑन माई हेड, and I tried avoiding all the like sweat to go on the mask. I have changed the mask with new N95, but मैं दूसरे N95 पे भी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाया because I was like having issues of breathing because of 95, like not because of all the other things. सो आप ध्यान रखिए कि आपके पास में इनफ मात्रा में खुद के मास्क हैं. अगर 3 लेयर सर्जिकल मास्क हैं तो आप 2 मास्क पहन लीजिए, बहुत आसान है और बहुत आप इजीली ब्रीथ भी कर पाएंगे अगर आप N95 में नहीं कर पा रहे. बट मेरी वाइफ जो है वो बहुत आसानी से N95 को यूज़ कर पा रही थी. मे बी उसके फेफड़े मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो उसने अच्छे से N95 यूज़ किया और लाइक पैसे वसूल किए मेरे N95 के तो मैंने तो उसके बाद में मैं जब फ्लाइट में बैठ गया तो मैंने N95 निकाल दिया था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ इजीली एंड माई हार्ट बीट्स आर नॉट गेटिंग डाउन, लाइक 100 के आसपास ही रह रहे थे जो मेरे नॉर्मली 80-85 के आसपास चलते हैं. तो इसलिए आप अपने पास में हैंडी रखिए. हैंड सैनिटाइज़र आप अपने हाथ में हैंडी रखिए, छोटी सी बॉटल स्प्रे अगर आप लेके जा सकते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड. क्वांटिटी कम रखिए 100 ml से, और उसको कहीं पे डिस्प्ले मत करिए जेब वेब में, उसको बैग में रख दीजिए. अगर स्कैन वेन में नहीं नॉर्मली नहीं पकड़ा मेरा तो कहीं पे किसी ने मुझे परेशान भी नहीं किया, और पूछते तो मैं बोलता कि भाई ये तो मेरे लिए मस्ट है, आप बोलो तो क्वांटिटी कम कर देता हूँ. तो एक ये चीज़ है. तो कोलालमपुर से आप समझिए कि आपको चेक इन करना है तो आपको कम से कम 4 घंटा पहले टच हो जाओ आप एयरपोर्ट पे, मन लाइन में खड़े हो जाओ तो आप आराम से अंदर पहुंच पाएंगे, नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगी. दूसरा ये है कि डिस्टेंस थोड़ा बनाए रखिए, क्योंकि जो मैंने देखा कि पीपल वर नॉट लाइक मच लाइक उनको ऐसा था कि लोग बहुत कम है तो मास्क इधर उधर करेंगे तो चल जाएगा. मैंने तो बहुत स्ट्रिक्टली मेरे फैमिली को मैंने आई लाइक लिटिल बिट स्कोल्डेड ऑल्सो माई किड्स विच आई हैड टू बिकॉज लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बच्चे अगर ऐसे ही रोए, बच्चे रो ही रहे तो उनको 2 रख दो, अपने मार के रुलाओ. तो ये मजाक कर रहा हूँ. तो कहने का मतलब कि बच्चों को आपको थोड़ा घर से तैयार करके जाओ, उनको घर से ट्रेन करके जाओ, फिर भी आपको बहुत परेशानी होने वाली है वो ध्यान रखिए, क्योंकि वो जगह जगह इतने छोटे हैं तो जगह जगह जाके छूने वाले हैं. तो यू हैव टू कंट्रोल. अगर आप बाहर कभी बच्चों पे नहीं चिल्लाते हो तो आपको शायद चिल्लाना पड़ेगा. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आई एम लाइक वेरी स्ट्रिक्ट दैट बट स्टिल आई एम वेरी लविंग फॉर दैम. सो ये चीज़ है, बच्चों को आप थोड़ा ट्रेन करके जाइए. हैंड्स मेरे हिसाब से हैंड ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे अनसेफ लगते हैं कि उसके ऊपर में चीज़ें चिपकेगी, फिर उसी से आपको माने जगह जगह टच करना है. उसको सैनिटाइज करने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि अपने को मन में पता ही नहीं चलता कि वो अच्छे से कहाँ कहाँ पहुँचा है, माने कौन सी जगह पहुँचा है नहीं पहुँचा है. आपके हाथ क्लियर रहेंगे, सेंसेशन आपकी क्लियर रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि आपके हाथ पूरे साफ़ हुए या नहीं है. तो ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ. अच्छा, फुल बॉडी सूट आपको पहनना है तो पहन सकते हैं, नहीं पहनना है तो नहीं पहन सकते हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फुल बॉडी सूट पहनने के बाद भी चीज़ है तो एक ही यहाँ ये है कि आपके जो ऊपर के कपड़े हैं वो बच जाएंगे. उस केस में मैंने ये किया था कि मैंने
जो मेरा जैकेट पहना था, तो मैंने ऊपर में जैकेट, उसके अंदर में शर्ट, शर्ट के अंदर एक छोटी सी टी शर्ट और टी शर्ट के अंदर में बनियान, ऐसे करके मैं तो निकला था, ताकि मुझे ऐसा था कि एक तो वजन का प्रॉब्लम था और दूसरा ये था कि मैं बाद में कपड़े चेंज कर लूँगा उस तरह से। तो मैं अपने कपड़े उस तरह से लेके निकला था कि मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे मैं उसको कम्प्लीटली पूरा चेंज करके उसको थैली में डाल दूँ, ताकि मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट ख़त्म हो गई। अब जब घर जाऊँगा तो उसी थैली को सीधा डाल दो सेवलॉन में या फिर डेटॉल में, जो भी आपको सही लगता है, पानी के अंदर में गर्म। तो आपके माने यू विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल योर दैट क्लोथ्स, लाइक उसको पहन के वहीं पहुँचोगे घर। तो मैंने उस तरह से कपड़े चेंज कर लिए थे हम लोगों ने, सब ने। तो एक ये हमने किया था। अगर आप फुल बॉडी सूट पहन के जा सकते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, आपको कपड़े ज़्यादा हैंडल नहीं करने पड़ेंगे। चाहिए तो 2 लेके जाइए, ताकि वो आप जो जो आपकी किट है वो आप एक बार ही चेंज कर दो, बट उसको फेंकने के लिए आप देखो कि कहाँ पे बायो वेस्ट फेंका जा रहा है, उसको किसी भी एरे गहरे डस्टबिन में मत डाल देना। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरोगे तो येलो कलर के बायो वेस्ट के डस्टबिन अलग से रखे हुए हैं, तो उसको सही तरह से यूज़ करिएगा। तो एक ये सजेशन है। दूसरा, फ़्लाइट के अंदर में ऐसा है कि फ़्लाइट के अंदर में मुझे थोड़ा रिस्क ज़्यादा लग रहा था, बट एक अच्छी चीज़ जो जानने को मिली कि हर 1 से 1.5 मिनट में इन लोग पूरी फ़्लाइट की हवा चेंज कर रहे थे, तो ताकि कंटामिनेशन का डर कम रहे। ये भी आप ध्यान रखिए कि आपके अड़ोस पड़ोस के जो पैसेंजर्स हैं वो सही से मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। तो मैं वैसे मुझे इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ लोग काफ़ी अवेयर थे। बट इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी ये मैंने देखा कि उनके जो मास्क है वो नाक के नीचे वो लोग रख रहे थे। इन सब केस में मैंने तो एयर अटेंडेंट को बुला के, एयर होस्टेस को बुला के मैंने हल्के से उनको बता दिया कि भाई ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे, इन लोगों को आप बता दो कि भाई सही से मास्क पहने, आप खुद मत करो, क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाएंगे, उससे ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अच्छा है कि उसको बुलाओ, लड़की को मैंने बोल दो एयर होस्टेस को, शी विल हेल्प यू वेरी लाइक इन अ बेटर वे एंड दे विल फॉलो ऑल्सो, क्योंकि उनको डर रहेगा कि ये कोई मुझे वो ना कर दे, मेरी शिकायत ना कर दें या मुझे पनिशमेंट मिलेगी उतरने के बाद। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसा मेरे साथ हुआ था। हम इस पॉइंट पे आगे आएंगे मैंने कि मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसा तो क्या हुआ कि मुझे 3 बारी फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाना पड़ा एंड आई हैव टू लाइक इंस्ट्रक्ट हर स्ट्रिक्टली लेटर। तो इंटरनेशनल फ्लाइट का ये रहा। नॉर्मली रात का फ्लाइट था तो लोग सो ही रहे थे, माने मास्क पहन के, हमने भी हमारे मास्क पहन के ही सोए। आप जहाँ बैठो आप सैनिटाइज कर लो, एक तो ये है। दूसरा, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए उनको, लाइक ये है। दुबई में उतरने के बाद ये हुआ कि दुबई में उतरने के बाद जो एक मन में सवाल रहता है कि भाई आगे का बताओ क्या है। तो दुबई में उतरने के बाद जो मन में एक वो डर रहता है कि भाई मेरा स्कैनिंग में टेम्परेचर ज़्यादा आया, ये वो। तो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका RT-PCR नेगेटिव है और 72 आवर्स से पहले हुआ है, तो ये 72 आवर्स के अंदर अंदर में हुआ है, तो दुबई एयरपोर्ट पे ज़्यादा किसी ने, एक्चुअली सही बताऊँ तो ना किसी ने RT-PCR मांगा, ना किसी ने एयर सुविधा का फॉर्म मांगा, किसी ने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। सीधा उन्होंने हमको लिया, सिक्योरिटी चेक किया, सिक्योरिटी चेक करके सीधा हमको वापस बता दिया कि आपको ये गेट पे जाना है। अच्छा, गेट वहाँ पे अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप काउंटर पे पूछ लीजिए, आपको गेट बता दिया जाएगा। उस गेट पे जाके बैठ जाओ, उसके बाद में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। माने इट इज़ वेरी इजी टू गेट ट्रांजिट ऑन दुबई एयरपोर्ट। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि साला वहाँ फंस गए तो पता नहीं कितने रुपये खर्चने पड़ेंगे। बट वहाँ पे क्या है, जो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अगर आपको टेस्ट किया और आप पाए गए तो वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए दे हैव अवॉइडेड लाइक डूइंग दिस ऑल लाइक very critical testing and everything, and you are still having this dead report. So वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेकिंग हो नहीं रही है, और माने लाइटली जो भी है वो लाइट चेकिंग है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रांजिट होने वाले हैं, वो आप उनके देश में जाने ही नहीं वाले हैं। तो ये था कि हम वहाँ पे बस बैठे, हमने काफ़ी इंतज़ार किया। और वहाँ पे भी ये था कि बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। फ़ोटोज़ में बाद में डालूंगा कि आप अच्छे से लंबे होके सो सकते हैं। बट मुझे तो ये डर रहता है कि साला अपना बैग उठा के कोई चला ना चाहे। तो मैं तो बिल्कुल सोया नहीं। बच्चे वाइफ लोग वो लोग सो रहे थे। मैंने 2-3 घंटा उन्होंने आराम किया, और वो ज़रूरी भी है बिकॉज नाइट का फ्लाइट है और आपको काफ़ी लंबा अंतर जाना है। मैं टोटल टाइम भी आपको बाद में बताऊंगा। इट वाज वेरी लॉन्ग फ्लाइट। सो दुबई से फिर हमने इन किया। तो वहाँ पे भी जो बीच में जो पैसेंजर बैठता है, अगर 3 की सीट है या 4 की सीट है, और अगर आपका नंबर दो लोगों के बीच में है, तो आपको PPE किट पहनना ज़रूरी है। तो उसके लिए वो लोग ही आपको PPE का किट देंगे। हाँ, एक चीज़ सरप्राइजिंग था कि कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे हमें कुछ भी PPE किट नहीं दिया गया, ना फेस शील्ड दिया गया, ना कुछ दिया गया। बस वहाँ से धकेल दिया गया कि जाओ भाई। तो एक वो मुझे सरप्राइजिंग लगा। तो चाहिए तो आप अपना फेस शील्ड जो है वो लेके जाइए, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फेस शील्ड, बट मैं अपना खरीद के लेके गया था, तो फिर मैंने वो वाला यूज़ किया। तो दुबई एयरपोर्ट पे हमें फेस शील्ड और किट दिया गया,
किट उसको दिया गया कि जो बीच में बैठ रहा था। बाकी ये था कि एमिरेट्स की फ़्लाइट में इन्होंने 2-2 मास्क दे रहे थे हर पैसेंजर को, और एक सैनिटाइजर की अच्छी सी बढ़िया एकदम मस्त बॉटल दे रहे थे। अच्छी एक चीज़ ये भी थी कि बच्चों को उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए। पहले जब बैठे तो उन्होंने उनको बैग्स दिए एमिरेट्स के। जब सेकंड टाइम हम उसी फ्लाइट में दूसरी फ्लाइट में चढ़े तो उन्होंने सॉफ्ट टॉयज़ दिए, उन्होंने कुछ गेम्स दिए। सो इट वाज लाइक वेरी यू कैन से वेरी वेलकमिंग, एंड बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी फ्री की चटनी, फ्री का कुछ भी दे दो अच्छा ही लगता है हम इंडियंस को। तो एक ये है कि वहाँ से आप दुबई से जैसे ही बैठोगे तो उसके बाद में तो मन में शांति हो जाती है, हाँ भाई चलो अभी मुंबई उतरना है। बट हर स्टेप पे दिमाग में एक टेंशन रहता है कि चलो अगला पड़ाव कब पार होगा, अगला पड़ाव कब पार होगा, आसान से पार होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ ये भी है जो मैंने किया था कि मैंने एक डायरी ली थी, और मैंने उस डायरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान रखिए। अगर वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट मुझे इतनी सारी चीज़ें बतानी है, लोग पूरा देखेंगे तो उनके लिए अच्छा है, नहीं देखेंगे तो भी उन्हीं के लिए अच्छा है। तो एक चीज़ मैंने की थी कि मैंने मुझे जो चाहिए था कि भाई मेरा 20 तारीख को रिपोर्ट अच्छे से नेगेटिव आ जाए, मैं फ़्लाइट में अच्छे से चढ़ जाऊँ, मैं जब उतरूँ तो मुझे ज़्यादा टेस्टिंग ना हो, मैंने दुबई में, मैं जब मुंबई उतरूँ तो मेरा रिपोर्ट अच्छे से नेगेटिव आ जाए, मुझे मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ने दी जाए। डोमेस्टिक से उतरूँ तो मैंने क्योंकि यहाँ कर्फ्यू, इंडिया में 8 बजे के बाद कर्फ्यू रहने वाला था, और मैं 7 बजे ही उतरना था, मेरा 5 घंटे का जर्नी था, तो पक्का मुझे कर्फ्यू में ही जाना था, तो पुलिस ज़्यादा परेशान ना करे, पकड़े तो भी। तो ये सारे मैं जो चाहता था वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी थी कि भाई यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, और उसको मन में काफ़ी ठसा भी लिया था। भगवान का नाम भी अच्छे से मैं ले रहा था बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक ही हूँ। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत मदद की। मैंने हर स्टेप पे लाइक आई वॉज पॉजिटिव बट आई वॉज स्टिल स्ट्रेस्ड। सो इन सारी चीज़ों ने काफ़ी मुझे मदद की। तो वही आप जर्नी अभी मेरी आधी तो हो चुकी है, आपने जान ही लिया होगा कि कैसे चली है। तो उसके बाद में दुबई से जब चढ़े हम, मुंबई जब उतरे, तो मुंबई उतरना थोड़ा बहुत ट्रिकी था, और ट्रिकी इन द सेंस कि मुझे थोड़ा दिक्कत लगी। नॉर्मली अभी ठीक है, मुंबई में कैसे दिक्कत लगी कि जब हम उतरे, हम बाहर निकल रहे थे तो हमें कस्टम्स में लेके जाया गया सिक्योरिटी चेक के बाद में। एंड दूसरा कि इतनी फ़्लाइट का लोड नहीं था, इतने लोग नहीं थे, फिर भी जो वहाँ पे जो भी स्टाफ था, दे वर लाइक नॉट मच पोलाइट, आई कैन से कि भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी बैग उठाओ, जल्दी आगे जाओ। अरे भाई ऑलरेडी लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं, थके हुए हैं, और लोग की क्या बात करूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, बच्चे हैं साथ में, फैमिली है, एंड देन स्टिल दिस इज़ द वे लाइक वी गेट ट्रीटेड। नो डाउट बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता है, अपने इधर ऐसा होता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, बट जो मैंने फील किया तो मैं बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे साइड में किया गया। अभी हाँ ठीक है, क्यों साइड में किया गया भाई? तो एक चीज़ आप मन में ध्यान में रखिए कि अगर आप अपने वही कंट्री ऑफ ओरिजिन से कुछ गोल्ड या ऐसा बड़ी परचेस करके लेके आ रहे हैं, तो उसके बिल्स जो है वो ज़रूर साथ में रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो इसके बिल ज़रूर साथ में रखिए, जितना हो सके उससे ज़्यादा कैरी मत करिए, कहीं तो कस्टम्स में पकड़ा जाएगा तो लफड़े होंगे। मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने मेरी सिस्टर के लिए और उसके बेटे के लिए गिफ्ट लिया था, छोटा सा ही गोल्ड का। तो और वो मैं कुआलालंपुर से लिया था, वो भी मैंने काफ़ी पहले लिया था, वहाँ पे भी गोल्ड के रेट काफ़ी कम चलते हैं। तो मैंने जो लिया था तो गिफ्ट पैक्ड था और अच्छे से, बट ये था कि मेरे पास में पुराने ज्वेलरीज थी, बिकॉज लाइक बीइंग गुजराती, हम लोग ये थोड़ा बहुत सोना लेके चलते हैं कि कभी पैसे में लफड़ा हो गया तो साला सोने से सेट करो। तो हम लोग सोना थोड़ा चांदी सब लेके चलते हैं। तो वो ऐसा हुआ कि उसने बोला कि इतना सारा सोना चांदी क्यों लेके चल रहे हो आप? मैं बोला भाई ये इतना सारा तो नहीं है, इट इज़ लाइक इन द लिमिट्स। एंड मैं बोला सब पुराना है, सारी चीज़ें पुरानी थी। मैं बोला यू कैन चेक, ओपन करो, चेक कर लो। तो उन्होंने ओपन किया, सब चेक किया, साइड में किया हमें। तो बाद में फिर कस्टम्स में ले गए, बोले आपके पास में डिक्लेयर करने के लिए नया है क्या? मैं बोला हाँ नया है, डिक्लेयर करने के लिए ले देख लो जो भी है वो। तो अब वो कस्टम का बंदा भी, देखो ये लोग मैंने थोड़ा बहुत ट्रिकी रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आप बैग चढ़ा रहे हैं तो आपकी वाइफ को सवाल पूछेंगे ऐसे तैसे, तो पकड़ने के लिए। तो उसने वाइफ को पूछा, तो मेरी वाइफ ने अच्छे से जवाब दिया। उसने बोला कि आपको जो भी देखना है आप देख लीजिए। उसने पूछा कि भाई कुछ नया है, ये है, तो दूसरा कोई रहेगा तो बोल देगा हाँ मेरे पास ये है वो है। वैसे हम कुछ लाए नहीं थे, जो था हमने दिखा दिया, स्कैन में तो आ ही गया था। तो उस बंदे ने देखा, बाद में उसने पूछा कि ये तो गिफ्ट पैक्ड है। मैं बोला अभी आपको खोलना है तो आप खोल लो, मैं मेरी बहन के लिए दोबारा पैक कर लूँगा। तो नहीं, उसने बोला कि ठीक है आप बिल बताओ। मैंने बिल दिखाया, 27 तारीख का बिल था मेरा। तो मैंने लकीली ये किया था कि जिस दिन मैंने लिया था, क्योंकि आई वॉज लाइक एक्सपेक्टिंग,
तो मैं नॉर्मली व्हाट इफ करता रहता हूँ चीज़ों का, तो आप भी करिए व्हाट इफ कि भाई अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये वो हो गया तो क्या होगा। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा टेंशन रहता है, बट आप उससे अच्छा आउटकम लेके निकलेंगे। तो मैंने व्हाट इफ जब किया था खड़े खड़े कि मैं इसका फ़ोटो निकाल लेता हूँ सेम डेट का, ताकि अगर कुछ रहे तो मेरे पास उसका प्रूफ रहे। तो मैंने फ़ोटो निकाल लिए थे, तो उनको मैंने 27 तारीख का बिल दिखाया, और उनको क्योंकि टाइम स्टैम्प भी रहता है फ़ोटोज़ में, तो उनको मैंने फ़ोटो का टाइम स्टैम्प दिखाया। तो और मैंने उनको बताया कि ये डिस्क्रिप्शन देख लो, और ये मेरा वो देख लो, बिल देख लो, और ये फोटोज़ देख लो। तो उसने सब देखा। देन ही वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है आप सच बोल रहे हैं, बट फिर भी उसने मुझे पूछा कि इसमें कुछ और चीज़ तो एक्स्ट्रा डाल के नहीं जा रहे। मतलब वजन करना है, वजन कर लो। और मेरे पास लकीली मेरे पास उसी साइज़ की खाली डब्बियाँ थी। मैंने तो मैंने बोला वजन कर लो, आप टायर वेट इसका निकाल लो, उसका निकाल लो, ऐसा करके। तो देन ही वॉज क्वाइट कन्विंस्ड, छोड़ दिया। अब देखो ट्रिकी चीज़, जैसे ही उसने छोड़ा और हम हल्के से आगे बढ़े, माने हार्डली 10 या 15 स्टेप्स, तो एक लेडी वहाँ पे खड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो आई थिंक कस्टम्स और मे बी एयरपोर्ट अथॉरिटी। उसने बैच पहना हुआ था। अब उतना ज़्यादा हम चेक भी नहीं करते, बट उसने हमें पूछा कि भाई आपके पास डिक्लेयर करने के लिए गोल्ड है कि नहीं। मैंने बोला भाई ये क्या है, कि अभी तो मैंने उनको बताया। मैंने उनको बोला, मैं बोला भाई अभी तो कस्टम से चेक करवा के आ रहा हूँ, आप वापिस वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, बोले सर मुझे आप बताओ है कि नहीं। मैं बोला नहीं है। तो शी वॉज कन्विंस्ड। देन सी सेड नो आई वांट टू चेक। मैं बोला क्या चेक करना है। बोले मुझे बच्चे चेक करने हैं। अब ये सरप्राइजिंग है यार, एक तो कोरोना का टाइम चल रहा है और तुम्हें लोगों पे भरोसा नहीं है, तो तुम्हें तुम्हारी खुद की स्कैनिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है। मैं बोला चेक कर लो बच्चों को। फिर उसने बच्चों के नाम वाम पूछे। मेरी बेटी के हाथ में था कड़ा था वो सिल्वर का, तो बोले इसको निकालना पड़ेगा। मैं बोला भाई ये पुराना है, उसका हाथ दर्द कर जाएगा निकालने में, साबुन लेके आओ। मैं बोला नहीं तो आप जाओ, निकाल करवाना है तो साबुन लेके आओ। तो जब मैंने उस तरह से बात की थोड़ी कड़क शब्दों में, तो उसने समझ लिया कि भाई इनके पास में कुछ नहीं है। फिर भी उसने बच्चों के बाल, फिर बच्चों के कॉलर्स, फिर जो कैप पहनी थी वो कैप निकलवाई, कैप के सारे एजेस चेक किए। सो देवर क्वाइट श्योर कि अगर आप दुबई के वाया दुबई ट्रांजिट करके आ रहे हैं तो उनको शक रहेगा कि आप कुछ लेके आ रहे हैं। अब डिस्पाइट बीइंग गोल्ड स्पीड मैं खुद सुना रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला, मैं बोला भाई मुझे करना है ना तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सारे तरीके हैं, बट मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। तो जब मैंने उसको ऐसा बोला तो शी वॉज क्वाइट कन्विंस्ड कि भाई चलो ठीक है इनको जाने दो। तो देन हम वहाँ से निकले। तो एक चीज़ और सरप्राइजिंग थी कि इंफॉर्मेशन बहुत वीक तरीके से मिल रही थी। यहाँ सब आपको जा जाके ढूंढना है, लाइक पीपल वर नॉट लाइक द अथॉरिटी द स्टाफ लिटिल बिट मुझे कम, या फिर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो मुझे थोड़ा कम, उनको ये लगा कि उनको कम इंटरेस्ट था। जब मैंने काउंटर पे पूछा तो मुझे बोला गया कि आप वो वाले काउंटर पे जाओ। वो वाले काउंटर पे गया तो बोले नहीं आप वो वाले काउंटर पे जाओ। तो ये सारी चीज़ें, इसका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि जब भी आप काउंटर पे उतरेंगे जाएंगे, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अदर स्टेट के काउंटर पे जाइए, ध्यान से पढ़ लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। और अदर स्टेट के काउंटर पे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मुंबई में उतरे हैं या फिर दिल्ली में उतरे हैं, सबसे पहले जाके सैंपल दे दीजिए। कोई काउंटर मत ढूंढिए, सबसे पहले जाके सैंपल दे दीजिए। उसका जो येलो कलर का स्लिप देंगे वो लोग, उस स्लिप का एक फोटो निकाल लीजिए, ताकि इनकेस कभी मिसप्लेस हो गया तो लफड़ा हो सकता है। तो उसका एक फोटो निकाल लीजिए जो आपने सैंपल का स्लिप दिया है, और उस सैंपल के स्लिप को लेके आपके टिकट्स, आपका बोर्डिंग पास, ये सारी चीज़ लेके आप चले जाइए आपके जो भी स्टेट का काउंटर पे आपको जाना है। माने महाराष्ट्र पे जाना है तो महाराष्ट्र में, या फिर अदर स्टेट के काउंटर पे जाना है तो अदर स्टेट के काउंटर पे। वहाँ जाएंगे तो आपका वो जो टेस्टिंग का स्लिप है वो स्लिप वो लोग देखेंगे, आपका बोर्डिंग पास देखेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका RT-PCR नेगेटिव देखेंगे, आपका एयर, हाँ अपने एयर सुविधा की तो हमने कहीं बात ही नहीं की। तो मुंबई एयरपोर्ट पे जैसे ही हम उतरे हैं तो उन्होंने बोला कि एयर सुविधा आप हाथ में रखिए ऐसे, ठीक है सॉरी। तो अगर बच्चों का और इन सब का है तो आपका एयर सुविधा का फॉर्म एक ही होगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ पैसेंजर नीचे ऐड किए होंगे, कि उसमें आपको अलग अलग एयर सुविधा नहीं भरना है, आपको अपना खुद का एक प्राइमरी भरना है, और नीचे जितने भी लोग हैं उनका एक एक ऐड करते जाएंगे। तो मेरा 4 पेज का हुआ था, 3 या 6 पेज का हुआ था, तो वो एयर सुविधा मेरे हाथ में था। तो इन्होंने बोला कि आप एयर सुविधा ऐसे हाथ में रखिए, और बस हम चलते गए। और वो जो आदमी था उसने उसकी स्कैनिंग की नज़रों से वो देखता गया कि हाँ सबका एयर सुविधा सही है। माने ज़्यादा ध्यान से ये लोग एयर सुविधा भी चेक उतना नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम सही से नहीं करना, सारी चीज़ें सही से पक्के से बना के जाइए। दूसरा ये था कि एयर सुविधा बस एक ही जगह इन्होंने चेक किया, और RT-PCR नेगेटिव आई बिलीव कि कहीं उतना डिटेल में किसी ने वो देखा नहीं कि भाई क्या था। हाँ RT-PCR नेगेटिव जो है वो पहला जो आपका फ्लाइट रहता है वहाँ पे वो लोग एकदम ध्यान से सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो शायद इसीलिए इन्होंने फिर बाकी में उतना लिबरल रहते हैं। तो वही है कि आप मुंबई में हैं तो आपको अपना एक एयर सुविधा का एक कॉपी रखना है। तो हम काउंटर पे थे, सॉरी, तो काउंटर पे आप पहुँचे, ये सारी डिटेल्स जो है आपके सारे पेपर्स, आपके मेन तो जो स्लिप दिया है आपको रसीद,
टेस्टिंग का। आई थिंक मुंबई में 600 रुपया है और 8 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट जो है 6 से 8 घंटे के बाद की नहीं मिली है किसी कारण से, तो आप 4,500 में 10 या 12 मिनट में रिजल्ट ला पा सकते हैं, बट उसके लिए आपको 4,500 देने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है। मेरी तो फ्लाइट 9 घंटे के बाद की थी। तो आप ये सारी चीज़ें लेके आपके काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे कि आपके जितने भी बोर्डिंग पास हैं उन सब पे ट्रांजिट का स्टैंप लगा देंगे और आपके हाथ में भी एक ट्रांजिट का स्टैंप लगा देंगे। इसकी भी मैंने फ़ोटो निकाली थी, वो मैं आपको भेजूंगा। अब ये स्टैंप को है ना ज़्यादा हाथ मत धोना, क्योंकि आई थिंक 6 या 8 घंटे में मेरा ये स्टैंप निकल गया था। तो ठीक है, ये स्टैंप जो है वो आपको खाली फ्लाइट में चढ़ने तक ही काम का है, उसके बाद में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो स्टैंप है वो ये स्टैंप और आपकी फ़्लाइट के 4 घंटे पहले आप बोर्डिंग के लिए वापस जा सकते हैं। अभी वहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ ये हुई कि मुझे ये बताया गया कि आपको यहीं बैठना है। तो मुंबई में उसकी भी मैंने फ़ोटो ली है कि मुंबई में इन्होंने क्या किया था, एक डेजिग्नेटेड एरिया कर दिया था, वहीं पे सब लोगों को बैठना है, इंतज़ार करना है अपनी फ़्लाइट के लिए जाने का, जो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आपने इतनी छोटी जगह में उनको कंप्रेस कर दिया है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, यू मस्ट हैव केप्ट मोर सीट्स। तो वहाँ ज़्यादा सीटिंग का अरेंजमेंट नहीं था। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, बट फिर भी मुझे तो वहीं बैठना पड़ा। तो ये है कि आप अपनी अच्छी से जगह ढूंढ लें कि आपको कहाँ बैठना है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है मुंबई एयरपोर्ट पे बैठने के लिए। होटल है, आप होटल जा सकते हैं, वहाँ पे मुझे एक स्टाफ ने बताया था, बट उसका भी 5,500 रुपये किराया है 8 या 10 घंटे का, जो भी आपका ले ओवर है XYZ। तो वो 5,500 रुपये मुझे वर्थ नहीं लगे। मैंने उनको बोला कि मैं जा सकता हूँ, अगर 1,500 रुपये होगा तो आई कैन लाइक अफोर्ड दैट, अदरवाइज आई डोंट वांट टू। सो वहाँ पे भी हम बैठे, तो वहाँ पे भी हमने सीट को पूरे से अच्छे से, जो मैंने आपको स्प्रे की बोतल दी थी तो दिखाई थी, तो ये जो बोतल है इससे अच्छे से मैंने सारी जगह सैनिटाइज कर ली। फिर हम आराम से वहाँ पे बैठे, हमने बच्चों ने ड्राइंग्स किया, हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। अच्छा, खाने से याद आया कि वहाँ आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलना है। एक्चुअली ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको फ्लाइट में जो मिल गया वो मिल गया। बाकी दुबई एयरपोर्ट पर आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर एक भी ऑप्शन नहीं है। लिख के चलिए, मुंबई एयरपोर्ट पर समोसे, सैंडविच या पफ, इतनी चीज़ मिल सकती है। एक बेकर स्ट्रीट की एक शॉप थी, वो खुली थी, वहाँ भी 100 रुपये के 2 वो समोसे मिल रहे थे। हाँ ठीक है, टेस्ट थोड़ा सही था और रेट भी ठीक है, सही है। पानी का बोतल ये था कि वेंडिंग मशीन में पानी की बोतल 20 रुपीज़ में मिल रही थी, तो मुझे थोड़ा अफोर्डेबल लगा, तो मैंने वहाँ से 5-6 पानी की बोतल ले ली थी। और वहाँ पे वो वेंडिंग मशीन में आपको कुछ स्नैक्स और ये सब मिल सकता है, बट खाने का आप पक्का पकड़ के चलिए कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला मुंबई एयरपोर्ट पे, जितना भी आपका ले ओवर है। तो खाने का अरेंजमेंट थोड़ा बहुत करके चलिए। हम लोग गुजराती है तो हम लोग थेपला वेपला बना के चलते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि ये है कि अभी ये आपकी जर्नी तो ख़त्म हो गई, तो अभी आगे का जो वीडियो है वो सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए है। तो अगर जिन लोगों के लिए ये वीडियो ख़त्म हो चुकी हैं, वो लोग, उनको अगर ये पसंद आया है मेरा रिव्यू, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और हो सकता है तो मैं और अपने वीलॉग्स जो है इस तरह से आगे मेरे एक्सपीरियंस के शेयर करूँगा, और मैं काफ़ी लंबे वीडियोज़ करता हूँ। तो ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, 45 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में ये रहा कि आप वहाँ बैठिए, आपको इंतज़ार करना है। आपकी जो फ़्लाइट है उसके 4 घंटे पहले आप ऊपर जा सकते हैं डोमेस्टिक डिपार्चर में। तो और मुझे लगता है कि आप पहले भी जा सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, तो हो सकता है कि आप 6-7 घंटे पहले भी ऊपर पहुँच सकते हैं। पर ये होगा कि उस केस में आपको एटलीस्ट यहाँ नीचे कंप्रेस जोन में बैठना नहीं पड़ेगा, आप ऊपर जाओ, खुले में बैठो डिपार्चर में। मैंने बोर्डिंग से पहले की बात, बोर्डिंग पास लेने से पहले की बात है ये। तो बस यही है कि मेरी फ़्लाइट जो है वो वहाँ से ख़त्म हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पीछे बताई थी कि मुझे बतानी थी, तो इंडिया में जैसे आप उतर जाओगे तो आपको मिलेंगे लोग ऐसे कि जिनको मास्क की अवेयरनेस नहीं है, जिनको एयरपोर्ट्स पे भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। मैंने, मेरी वाइफ भी पूछ रही थी कि भाई ये पब्लिक इतना अफोर्ड कर पा रही है, बट उनके पास में उतनी क्या समझ सकती नहीं है क्या। तो और वो एक्चुअली मैं सेल्फी ले रहा था, तो वो बंदा मेरा एक उसमें आ गया मेरे फ्रेम में, तो मुझे पता चला कि मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसा है कि आपको फेस शील्ड अनिवार्य है, आपको फेस शील्ड पहनना ही पहनना है, और बहुत अच्छी चीज़ है। तो लोगों को क्या लगता है कि फेस शील्ड पहन लिया तो मेरा वायरस ना बाहर जाएगा, ना बाहर से कुछ अंदर आएगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि फेस शील्ड में जगह खाली रहती है। तो पब्लिक क्या कर रही है कि फेस शील्ड पहन लेती है, मास्क नहीं पहनती। तो मुझे कम से कम 3 बार एयर होस्टेस को बुलाना पड़ा, और एयर होस्टेस ने 2 बार ऐसा अनाउंसमेंट किया कि भाई हम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, सेफ्टी के लिए उनकी और हमारी दोनों की। फिर भी मुझे उसको 3 बार बुलाना पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि मेरे बच्चों की सीट के पीछे जो एक एजेड बंदा बैठा हुआ था, मे बी ही वॉज इन हिज 50s
तो उस बंदे को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं, पूरे मास्क बस सब खुला हुआ है, शील्ड नहीं पहना है, और वो भाई साहब अपने माने पैसों की उसकी बातें, बिजनेस की बातें चल रही है। भाई जान है तो जान है, नहीं तो है ना अभी आधे घंटे में एक वायरस का डोज तू ले लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरे लोग भी फ्लाइट में जो है वो जा रहे हैं, उनके साथ में बच्चे बच्चे भी हो सकते हैं, उनको खुद की भी वो पड़ी रहती है, और पता नहीं अपना प्लेन में क्या मिले क्या ना मिले। तो मैंने तो 3 बार उसका कंप्लेन किया, एंड मैंने लीगली उसकी फ़ोटो निकाल ली खड़े होके, कि मैं फ़ोटो उसको पता चले वैसे निकाल ली मैंने। वो ठीक है, उसने अपोज नहीं किया, पर जो भी उसका वो होगा, मैंने फ़ोटो निकाल के एज अ प्रूफ रख ली कि ये बंदा अगर नहीं पहनेगा तो मैं उतर के उसको अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उसको मैं सेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आई वांटेड टू सेट एग्जांपल। और मेरे पीछे भी एक फैमिली थी, फिर वो भी भैया खड़े हो गए, बोले यार ये तो गलत है। उसने भी 2-3 बारी बुलाया, जब 5 से 6 बारी बोला गया तो उस बंदे ने माना कि भाई हाँ मैं मास्क पहनूंगा। उसको मास्क लीगली दिया गया, जबकि उसको पहले से दिया गया था मास्क, वो पहन नहीं रहा था, उसको दोबारा मास्क दिया गया। मैंने वहाँ तक बोल दिया कि या मेरी जगह चेंज कर दो या उसकी जगह चेंज कर दो। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इट वाज अ क्वाइट बैड एक्सपीरियंस कि भाई इंडिया में इतने केसेस होने के बाद भी अवेयरनेस बहुत कम है। जब मैंने रोड से ट्रैवल किया तो मैंने देखा लग्जरी बस जा रही है, लग्जरी बस में पूरी पैक पब्लिक है, और फुल लग्जरी बस में भी किसी ने मास्क नहीं पहना, ना ड्राइवर ने मास्क पहना है। तो आई डोंट नो कि माने जनता हमारी जो है वो क्या सोच रही है। एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि अगर आपने मास्क पहना है, डबल मास्क पहना है, सिंगल पहना है, तो मैं ये मानता हूँ कि 50% आप सेफ हैं। अगर आपने डबल मास्क पहना है तो मे बी 70-80 मे बी 90% यू आर सेफ। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हो चुका है कि मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा, बट मैं 3 बारी क्लोज कॉन्टैक्ट में कोविड टेस्ट करवा चुका हूँ, क्योंकि मलेशिया में काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था। तो 3 बारी ऐसा हुआ था कि मेरे साथ में काम करने वाले लोग पॉजिटिव पाए गए थे, बिल्कुल साथ में काम करने वाले, लाइक वी वर यूजिंग सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम इक्विपमेंट्स लाइक दिस। सो वो लोग पॉजिटिव पाए गए, बट उनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी मेरा पॉजिटिव नहीं आया था तीनों बारी। लाइक इट वॉज इन इंटरवल मे बी 20 days 30 days के इंटरवल में 3 बारी मेरा टेस्ट हुआ। तो आई वॉज वेरी कीन ऑन यूजिंग 2 मास्क सिंस जनवरी 2020, कि जब ये पैंडेमिक आई थिंक डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, तब से मैं सिंगल मास्क तो कंटिन्यू पहन रहा था। और मुझे मेरे जो बॉस थे वो मुझे हमेशा टोकते थे कि साले तो सबको डरा रहा है, ऐसे मास्क पहन के क्यों घूमता है। और वही बंदा 2 महीने के बाद में आया और वही डबल मास्क पहन के घूमने लगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि आपको सेल्फ अवेयरनेस रखनी है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे और वीडियोस ऐसी बनानी, और मैं बनाता रहूँगा। मैंने आई लाइक टू शेयर गुड इन्फॉर्मेशन, सो दैट जिससे मैं थ्रू हुआ हूँ उससे दूसरे लोगों को थ्रू ना होना पड़े। तो फिर भी अगर मैं कोई चीज़ चूक गया हूँ तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। एंड आई नो एवरीथिंग, यू कैन से आई नो एवरीथिंग हाउ टू ट्रैवल विथ किड्स सेफली। और आज यहाँ उतरने के बाद मेरा 4था दिन है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली टेकिंग विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम, एंड गर्म पानी के गरारे, गर्म पानी पीते हैं, स्टीम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टाइमली कर रहे हैं। और तो आप भी ये सारी चीज़ें करिए और अच्छे से ट्रैवल करिए। स्टे सेफ। आपका दोस्त विरल साइनिंग ऑफ।